एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि महिलाओं के खिलाफ उनके साथ अत्याचार होता है उनके ससुराल में, उनके पति पक्ष के द्वारा या उनकी सास ननद के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी दशा में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। सर, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसी पे है, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे जो भी चैनल पे वीडियोस आते हैं नए नए, उनकी अपडेट। अदरवाइज़ आपको चैनल पे जो वीडियो आएंगे उनकी अपडेट नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा विषय है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके पति द्वारा, उनमें सास ससुर जो भी हैं उनके द्वारा मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। तो ऐसी दशा में क्या क्या महिला के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद ससुराल पक्ष चली गई महिला, अब उसके बाद कितने लंबे अंतराल तक उनके साथ गाली गलौज हुई, दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई। सबसे डिपेंड ये करता है, अगर 7 साल हुए हैं शादी को तो फिर एक अलग कानून होता है। अगर वो डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वो खुद सुसाइड कर लेती है, कोई भी कारण रहता है, तो एक अलग कंडीशंस होती है। कंडीशंस भी अलग अलग है, लेकिन परिस्थितियों पे डिपेंड है। जैसे एक महिला है जिसके साथ क्रूअल्टी हुई और उसके बाद वो अपने पीहर पक्ष आ जाती है, तो ऐसी दशा में कानून अलग हैं। क्रूअल्टी के लिए अलग है, मेंटेनेंस के लिए अलग है, क्योंकि महिला की जो जिम्मेदारी है उसके पति की होती है, उसका भरण पोषण करने की, उसको अच्छे आवास उपलब्ध करवाने की। अगर उसके कोई बच्चा है तो बच्चे की भरण पोषण की जिम्मेदारी ये सारी पति की होती है। तो ऐसी दशाओं में भी कानून अलग अलग है। क्रिमिनल कानून में उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए अलग दंडित किया जा सकता है, भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए अलग कार्रवाई है, रहने के आवास के संबंध में अलग कार्रवाई की जा सकती है। तो अमूमन क्या होता है कि जैसे मान लो किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ, अत्याचार होने के बाद महिला अपने पति से अलग रहने लग जाती है, क्रूअल्टी हुई, तो ऐसी दशा में सबसे पहले FIR दर्ज कराई जाती है 498A की, जिसे दहेज की FIR भी कहते हैं। अगर आप देखा जाए तो उसमें ये सारे तथ्य लिखे जाते हैं। 498 एक अपराध जो भी है उसके संबंध में जो भी तथ्य उसमें होते हैं, सारे तथ्य FIR में लिख के थाने में दे दी जाती है। एक FIR दर्ज हो जाती है, उसमें दहेज के संबंध में भी कुछ उल्लेख किया जाता है। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर मामला सही पाती है तो उसमें कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है। लेकिन पहले इसमें क्या होता था कि 498 में गिरफ्तार किए जाने के प्रोविजंस से डायरेक्टली FIR दर्ज हुई, गिरफ्तार कर लो। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि अनिश कुमार बनाम स्टेट के मामले में ये कहा गया कि पुलिस तुरंत ऐसे मामलों में गिरफ्तार नहीं करे, क्योंकि 498 में भी बहुत से मुकदमे फर्जी दर्ज होते हैं। अमूमन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार महिला ही सही हो, पुरुष भी सही हो सकता है। मैं वीडियो भी बनाता हूँ, दोनों पक्षों का ध्यान रख के बनाता हूँ। आज ये वीडियो महिला पक्ष को ध्यान रख के बनाया जा रहा है, भविष्य में कोई वीडियो आएगा जो पुरुष पक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, दोनों पक्ष रिलीफ ले सके इस आधार पे। तो जैसे ही 498 है कि क्रूअल्टी के आधार पर आपने FIR दर्ज कराई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और पुलिस ने FIR, उसमें जो चार्जशीट थी वो चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मुलजिम आएगा, कोर्ट उसे पनिशमेंट करेगा। ये एक आपराधिक प्रक्रिया है। लेकिन जब आप अलग रह रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस भी चाहिए, भरण पोषण भी चाहिए। तो ऐसी दशा में आप CRPC के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करते हैं और मेंटेनेंस की मांग कर लेते हैं। इसके साथ एक DV एक्ट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं आप, जिसमें आप मेंटेनेंस के साथ साथ आप रहने की व्यवस्था की बात करते हैं कि कोई रहने के लिए शेल्टर हाउस तो वह अलग चीज़ है, रहने के लिए आप आवास उपलब्ध करवाए जाए, या जो पति के साथ आप घर में रह रहे थे उसमें रहने की मांग कर सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं, कोर्ट पे डिपेंड करता है, उसी घर में आपको रहने के लिए कहा जाए। कोर्ट आपको अलग घर किराए पर रहने के लिए कह सकता है और उसका जो भी किराया है आपके पति से दिलवा सकता है। अगर बच्चे हैं तो इनकी कस्टडी के सवाल भी आ जाते हैं DV एक्ट में। 5 साल तक हिंदू है महिला तो कस्टडी बच्चे की माता के पास ही रहती है। 7 साल तक अगर मुस्लिम है तो माता के पास रहती है कस्टडी। उसके बाद ही पति दावा कर सकता है। हालांकि पति मिलने का दावा कर सकता है। DV एक्ट में 21 में प्रोविजंस हैं, ऐसे जो भी प्रोविजंस हैं। DV एक्ट मुस्लिम हो या हिंदू हो सब पे लागू होते हैं। अब इसके साथ कई बार दहेज के लिए उत्प्रेरित किया जाता है कि दहेज दो, आपके साथ मारपीट की जाती है, तो ऐसी दशा में फिर आप दहेज के संबंध में FIR दर्ज कराते हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत FIR दर्ज होती हैं। तो ये अलग अलग कानून बने हुए हैं, अलग अलग कानून के तहत अलग अलग रेमेडी, जैसी आपको रेमेडी चाहिए उस प्रकार की आप प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप केवल अपने पति को दंडित करवाना चाहते हैं, अपने पति के परिजन जो कि आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्रूअल्टी कर रहे हैं, उन्हें महज दंडित करवाना चाहते हैं, मेंटेनेंस आपको नहीं चाहिए, तो 498 में चले जाते हैं। और उसके बाद में आपके साथ अगर किसी भी प्रकार जैसे फ्रैक्चर हुआ,
तो फ्रैक्चर होने की दशा में 325 ऐड हो जाएगी उसमें। जिस प्रकार का अपराध आपके हुआ उस प्रकार का अपराध उसमें जुड़ता जाएगा, वो धाराएं उसमें ऐड होती जाएगी। तो आप अपराध के लिए ओनली दंडित कराना चाहते हैं तो फिर आप क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो सीआरपीसी का सेक्शन 125 को फॉलो करेंगे, डीबी एक्ट को फॉलो करेंगे, ये सारी प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे। अब बात ये आती है कि आपने डीबी एक्ट की, सीआरपीसी की प्रक्रिया को फॉलो तो किया, तो ऐसी दशा में क्या आपको जाते ही मेंटेनेंस कोर्ट में ग्रांट कर दिया जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट में जाते ही मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप डीवी एक्ट की एप्लीकेशन लगाएंगे उसके साथ आप एंट्रीम रिलीफ की एप्लीकेशन भी लगाएंगे। 125 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो एंट्रीम रिलीफ के लिए भी आप एप्लीकेशन उसमें लगाएंगे। तो जब तक मामला चल रहा होता है, कोर्ट आदेश नहीं दे देता, तब तक के लिए कोर्ट कुछ निश्चित तय कर देगा कि 2000 रुपये, 4000 रुपये अगले की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट फिक्स कर देगा कि इतने रुपये आपको देने हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट भी बने हुए हैं, आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू होता है और इसके तहत भी आप मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में दावा कर सकते हैं। और यदि आप हिंदू हैं तो ऐसी दशा में आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो रहा है। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत अपने वैवाहिक जीवन की पुनः स्थापना के लिए भी आप, यदि आपको आपका पति नहीं ले जा रहा है, आपको अपने वैवाहिक जीवन से वंचित रख रहा है, तो ऐसी दशा में सेक्शन 9 की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। और यदि आप अपने पति से छुटकारा चाहते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप सेक्शन 13 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यदि आपका पति भी इस चीज़ के लिए तैयार है तो सेक्शन 13 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। सेक्शन 13 की एप्लीकेशन कोर्ट में डाइवोर्स के लिए आती है और सेक्शन 9 की एप्लीकेशन वैवाहिक जीवन की पुनः स्थापना के लिए आती है। पति भी लगा सकता है, पत्नी भी लगा सकती है। जरूरी नहीं होता कि पति ही परेशान हो, पत्नी ही परेशान हो। तो ऐसी दशा में कोई भी लगा सकता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यदि कोई विवाहिता है जिसके साथ क्रूरल्टी हो रही है, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा की जा रही है, ससुराल पक्ष के किसी नातेदार द्वारा की जा रही है, चाहे पति हो या पति के नातेदार हो, तो ऐसी दशा में उसका ये अधिकार होता है कि वह उस मामले में एफआईआर दर्ज करा सकती है। अधिकतर 498 के मामले आते हैं दहेज के संबंध में। ऐसी क्रूरल्टी किसी न किसी चीज़ को लेकर होती है, चाहे दहेज की मांग को हो या पैसे की मांग को लेकर हो। तो ऐसी दशा में 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उसमें और भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं जिस प्रकार की आपके साथ क्रूरल्टी हुई है उस आधार पर। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दे देती है। यह एक क्रिमिनल कार्रवाई है जिसके लिए दंडित किया जाता है। इसके साथ मेंटेनेंस चाहिए होता है तो आप डीवी एक्ट में जा सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकते हैं, सेक्शन 125 में जा सकते हैं। ये सारी आप कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। आपको निवास स्थान की आवश्यकता है तो आप डीवी एक्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह आपके साथ प्रोविजंस है। आपको वकील का परामर्श लेना पड़ेगा, एक वकील तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको प्रोविजंस बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे कोर्ट में जा सकते हैं। दहेज की मांग की गई तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी इसके ऊपर लागू होता है। और यदि किसी महिला की जिसकी विवाह है 7 वर्ष के अंदर अंदर उसका विवाह हुआ है और उसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है किसी ऐसे कारण से जो आपत्तिजनक कारण हो ससुराल पक्ष की ओर से, तो ऐसी दशा में 304 जो ए है उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। और चाहे पति पक्ष हो या पति के नातेदार हो, जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ वो बनता है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। और उसके बाद हमने बताया कि अगर कोई महिला है जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है, नहीं ले जाना चाहता है, तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा सकती है अपने वैवाहिक जीवन की पुनः स्थापना के लिए। और यदि वह अपने पति को छोड़ना चाहती है तो ऐसी दशा में सेक्शन 13 की एप्लीकेशन लगा सकती है, 13A। और म्यूचुअल कंसेंट से है, दोनों के बीच में आपसी सहमति है पति पत्नी के बीच में छोड़ने को, तलाक को लेकर, तो ऐसी दशा में 13B की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है।